आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद उसकी असली ताकत को महसूस नहीं करते। संविधान। हम्म। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी की कहानी बताता है, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। जी। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहता हूँ। सोचिए, साल 1947 है। करोड़ों लोग जो धर्म, जाति, भाषा, गरीबी, हर चीज में बटे हुए अचानक आजाद हो जाते हैं। हम्म। अब एक ऐसा देश बनाना है जहां ये सब साथ रह सके, मतलब ये तो लगभग एक नामुमकिन काम लगता है। बिल्कुल। तो वो कौन सा ब्लूप्रिंट था, वो कौन सा जादू था जिसने इस देश को एक साथ रखा? और यही यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हुँ? वो जादू कोई मंत्र नहीं था, वो यही दस्तावेज था, भारत का संविधान। अच्छा। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं है, बल्कि उस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का एक एक बहुत साहसी प्रयोग है, एक वादा है जो हमने खुद से किया था। तो चलिए इस प्रयोग को खोल कर देखते हैं। स्रोत बताता है कि किसी भी संविधान के 4 मुख्य काम होते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असली ड्रामा इन कामों के बीच के टकराव में है। एक तरफ संविधान सरकार को देश बनाने की जबरदस्त शक्ति देता है, हाँ। और दूसरी तरफ वो उसी सरकार के हाथ भी बांध देता है ताकि वो तानाशाह न बन जाए। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही संविधान की खूबसूरती है। इसे एक टाइट रोप वॉक की तरह समझिए। अच्छा। पहला काम है समन्वय और आश्वासन। देखिए, इतने सारे अलग अलग लोगों को एक साथ रखने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत तो पड़ेगी ही। जैसे सड़क पर सब बाईं ओर चलेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है। मतलब मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं नियम मान रहा हूं तो दूसरा भी मानेगा। एग्जैक्टली। वरना मैं ही क्यों मानूं? संविधान ही भरोसा देता है। वो कहता है कि ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, ये कानूनी रूप से लागू होंगे, और जो नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। ये एक सामाजिक गोंद की तरह है जो सबको जोड़ता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये नियम बनाएगा कौन? हाँ, यहीं से शक्ति का खेल शुरू होता है। और यहीं पर संविधान का दूसरा काम आता होगा कि ये तय करना कि बॉस कौन है। हाँ, बिल्कुल। निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण। संविधान बताता है कि देश के लिए कानून कौन बनाएगा, कोई राजा, सेना या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। भारत के मामले में संविधान ने ये शक्ति संसद को दी। असल में संविधान ही सरकार को जन्म देता है, उसे शक्ति देता है। मतलब बिना संविधान के सरकार की कोई वैधता ही नहीं। कोई वैधता नहीं। ठीक है, तो संविधान ने एक शक्तिशाली सरकार बना दी जो देश चला सके। लेकिन यहीं पर वो खतरा भी आता है जिसका हमने जिक्र किया था। जी, क्या होगा अगर यही शक्तिशाली सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगे? मान लीजिए कोई सरकार कानून बना दे कि एक खास धर्म के लोग वोट नहीं दे सकते। और यहीं से संविधान का तीसरा और सबसे जरूरी काम शुरू होता है। वो है सरकार पर सीमाएं लगाना। अच्छा। ये दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि संविधान सिर्फ सरकार को शक्ति नहीं देता, बल्कि जनता को सरकार के खिलाफ भी शक्ति देता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा हथियार है मौलिक अधिकार। यानी ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। चाहे उसे चुनाव में 90% वोट ही क्यों ना मिले हों। बिल्कुल। बोलने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, ये सब इसी लक्ष्मण रेखा का हिस्सा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? कि बहुमत से चुनी हुई सरकार को भी कभी-कभी बहुमत की इच्छा के खिलाफ रोका जा सकता है, अगर वो इच्छा किसी के बुनियादी अधिकारों को छीन रही हो। तो अब तक हमने देखा कि संविधान सरकार को ताकत देता है और फिर उस ताकत को काबू में भी रखता है। लेकिन क्या इसका कोई सकारात्मक रोल भी है? हाँ? क्या ये सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए भी कहता है? हाँ, और ये संविधान का चौथा काम है जो खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए बहुत बहुत जरूरी था। और वो क्या है? समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना। देखिए, पुराने जमाने के संविधान सिर्फ सरकार को रोकने का काम करते थे, लेकिन भारत के निर्माता जानते थे कि यहाँ सिर्फ सरकार को रोकने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हजारों साल की असमानताएं थीं, जातिवाद था, गरीबी थी। तो सरकार को इन बुराइयों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना था। सही पकड़ा। इसीलिए हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए। अच्छा। ये सिद्धांत सरकार को एक लक्ष्य देते हैं कि आपको एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको न्याय मिले, रोजगार मिले और बराबरी हो। तो आप कह रही हैं कि भारत का पूरा संवैधानिक इतिहास
इसी टकराव की कहानी है एक तरह से। हाँ, सरकार कहती है हमें समाज की भलाई के लिए ये कानून बनाना है, और नागरिक कहते हैं कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। और अदालत इस टकराव को सुलझाती है। बिल्कुल। ये तो बहुत साफ हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। पूछिए। दुनिया में कई देशों ने संविधान बनाए, कुछ सफल हुए जैसे भारत या अमेरिका, लेकिन कई देशों में संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। सही बात है। तो वो कौन सी सीक्रेट सॉस है जो एक संविधान को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाती है? देखिए, स्रोत इसके 3 बहुत दिलचस्प कारण बताता है। पहला है बनाने का तरीका। बनाने का तरीका मतलब ज्यादातर सफल संविधान किसी बड़ी क्रांति या राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनते हैं। भारत का संविधान उन लोगों ने बनाया जो आजादी की लड़ाई के हीरो थे। नेहरू, पटेल, अंबेडकर, प्रसाद, इन पर लोगों को अटूट विश्वास था। मतलब भले ही संविधान पर सीधे जनता की वोटिंग यानी रेफरेंडम नहीं हुई, लेकिन बनाने वालों के पीछे जनता की सहमति और विश्वास की ताकत थी, जो किसी भी वोट से ज्यादा मजबूत थी। अच्छा, और दूसरा कारण है संविधान के सारभूत प्रावधान। मतलब उसके अंदर क्या लिखा है? हाँ, एक अच्छा संविधान हर किसी को उससे मानने की कोई वजह देता है। अगर संविधान ऐसा हो जो किसी एक धर्म या जाति को सारी ताकत दे दे और दूसरों को हमेशा के लिए दबा दे, तो दबे हुए लोग उसे कभी नहीं मानेंगे। वो एक दिन विद्रोह कर देंगे। एक सफल संविधान सबको यकीन दिलाता है कि भाई इस सिस्टम में आपके लिए भी न्याय की जगह है। ये समझ में आता है, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि एक चीज की कमी है। मान लीजिए बनाने वाले लोग भी अच्छे थे और नियम भी अच्छे थे, हाँ, फिर भी तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर तीसरा और सबसे अहम कारण आता है, संतुलित संस्थागत डिजाइन, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी कंपनी में एक सीईओ होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और एक स्वतंत्र ऑडिटर होता है। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अच्छा, संविधान भी सरकार के लिए ऐसा ही एक सिस्टम बनाता है। भारत में शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी, विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी सरकार जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका यानी अदालतें जो न्याय करती हैं। यानी वही जिसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कई लोग ये शब्द सुनते तो हैं पर इसका असली मतलब नहीं समझते। इसका असली मतलब है कि कोई एक अकेला अंपायर नहीं है, सब एक दूसरे के अंपायर हैं। अच्छा। अगर संसद कोई असंवैधानिक कानून बनाती है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। अगर सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती है तो संसद उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है। और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाएं भी हैं। हाँ, ये डिजाइन सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी हद पार न कर सके। तो अब असल कहानी पर आते हैं, भारतीय संविधान की मेकिंग पर। जी, इसे किसने बनाया? ये कोई 1 या 2 लोगों का काम तो था नहीं। इसे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब यहाँ एक पेंच है, इसके सदस्यों को सीधे भारत की जनता ने नहीं चुना था। अच्छा। उन्हें 1935 के कानून के तहत बनी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। तो फिर इस पर सवाल उठता है कि क्या यह सभा सच में पूरे भारत की नुमाइंदगी कर रही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, सीधे चुनाव न होने के बावजूद यह सभा काफी हद तक प्रतिनिधि थी। कैसे? कोशिश की गई कि हर प्रांत, हर समुदाय को जगह मिले। इसमें अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे और सबसे बड़ी बात, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस खुद एक मिनी इंडिया जैसी थी। मतलब उसमें हर विचारधारा के लोग थे, समाजवादी, दक्षिणपंथी, परंपरावादी, सब। लेकिन इसकी असली ताकत शायद संख्या में नहीं बल्कि इसके काम करने के तरीके में थी। आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी असली ताकत विचार विमर्श के सिद्धांत में थी। डेलिब्रेशन। हाँ, सभा में कोई सदस्य ये नहीं कह रहा था कि मेरे समुदाय को ये मिलना चाहिए इसलिए ये नियम बनाओ, बल्कि वे ये तर्क दे रहे थे कि पूरे भारत के लिए ये न्यायपूर्ण होगा इसलिए ये नियम बनना चाहिए। इसे ही सार्वजनिक कारण, पब्लिक रीजन कहते हैं। इस सोच का एक बहुत बड़ा फर्क था। बहुत बड़ा। और बहसें भी जबरदस्त होती थी, है ना? अरे जबरदस्त। केंद्र और राज्यों के रिश्ते, संपत्ति का अधिकार, न्यायपालिका की शक्तियां,
लगभग हर चीज पर महीनों तक तीखी बहस हुई। बहसें इतनी गहरी होती थी कि एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने मजाक में कहा कि अगर उन्हें हर लाए गए संशोधन पर विस्तार से बोलना पड़े तो संविधान बनने में सदियां लग जाएंगी। लेकिन यही इसकी खूबसूरती थी। बिल्कुल, हर शब्द पर विचार हुआ। क्या कोई ऐसा भी मुद्दा था जिस पर कोई बहस ही नहीं हुई? ऐसा कुछ जिस पर सब पूरी तरह सहमत थे? हाँ, और ये सबसे हैरान करने वाली बात है। क्या? सिर्फ एक मुद्दा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जी, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। ये वाकई हैरान करने वाला है। उस जमाने में जब यूरोप के कई विकसित देश भी महिलाओं को वोट का अधिकार देने में हिचकिचा रहे थे, भारत के संस्थापकों ने बिना किसी बहस के से अपनाया। ये लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। लेकिन जो आलोचक इसे उधार का थैला कहते हैं, उनका भी तो एक पॉइंट है। जी, ये आलोचना बहुत होती है। हमने संसदीय सिस्टम ब्रिटेन से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से। क्या इससे हमारी अपनी मौलिक सोच की कमी नहीं झलकती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन संविधान निर्माता इसे ऐसे नहीं देखते थे। तो वो कैसे देखते थे? उनका मानना था कि अगर दुनिया में कहीं कोई अच्छा विचार है तो उसे सीखने में कोई शर्म नहीं है। ये नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक प्रयोगों से सीखना और उसे भारत की मिट्टी के हिसाब से ढालना था। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली क्योंकि हम 200 साल से उस व्यवस्था के आदी थे। लेकिन हमने ब्रिटेन की तरह संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। हमने अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का विचार लिया, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, जो हमारी अदालतों को संसद के बनाए कानूनों को भी रद्द करने की शक्ति देता है। अच्छा। हमने कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली क्योंकि हमें डर था कि भारत की विविधता को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है। तो ये कट कॉपी पेस्ट नहीं था, ये मिक्स एंड मैच था। बिल्कुल, भारत की जरूरतों के हिसाब से। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक देश को बनाने का एम्बिशियस प्लान है, जो समन्वय, शक्ति, सीमा और आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ। ये समय के साथ संशोधनों और अदालती व्याख्याओं के जरिए विकसित होता रहा है, समाज की नई जरूरतों को अपनाता रहा है। ये एक राष्ट्र की राजनीतिक और नैतिक पहचान की एक निरंतर चलती हुई कहानी है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर संविधान सचमुच एक जीवंत दस्तावेज है जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालता है, जी, तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और जलवायु परिवर्तन जैसी बिल्कुल नई चुनौतियां हैं, वो कौन सी नई सामाजिक आकांक्षाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान को संबोधित करने की जरूरत पड़ सकती है?